नमस्कार, मुकाबला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। एनडीटीवी इंडिया के साथ इस वक्त आप हैं। एक कमाल की बात अब यह होती जा रही है कि जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसा कोई मुद्दा छूट नहीं रहा जिस पे विपक्ष बनाम सरकार आमने सामने खड़े दिख ना रहे हो। देश की पार्लियामेंट, देश का संसद भवन, जिसे हम अपने लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, अब बनकर जो नया पार्लियामेंट भवन है वो तैयार हो गया है। उसका उद्घाटन 28 तारीख को है। इस उद्घाटन को लेके ही विपक्ष और सत्ता पक्ष जो है वो एकदम आमने सामने हैं। उनमें अलग ही एक द्वंद्व चल रहा है। कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी का, नैतिकता का सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष सत्ता पक्ष को याद दिला रहा है कि राष्ट्रपति के होते हुए प्रधानमंत्री ने खुद अपने आप को ही निमंत्रण देकर जो पूरा इस संसदीय प्रणाली है, हमारी सरकार की प्रणाली है, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, संविधान में, उसका अपमान कर दिया है। उन्हें यह आरोप मोदी जी पर लगा रहे हैं कि उन्हें सिर्फ मोदी जी को अपने सिवा कोई दिखता नहीं है, और 20 विपक्षी दलों ने मिलकर इसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। वहीं सत्ता पक्ष का आरोप विपक्ष पे यह है कि ये हर चीज में राजनीति ढूंढ रहे हैं। पुराने जो प्रधानमंत्रियों के कुछ एग्जाम्पल देते हुए सत्ता पक्ष कह रहा है कि जब वो करें तो ठीक, और अगर हम करें तो सिर्फ मोदी विरोध में जो विपक्ष है वो इतना अंधा हो चुका है कि वो देश के संसद की गरिमा का अपमान कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि किसको इसका फायदा या नुकसान हो रहा है, और क्या देश के कुछ मुद्दे ऐसे नहीं होने चाहिए जो राजनीति से ऊपर हों, पॉलिटिकल वॉर से थोड़े अलग हों, क्योंकि देश की संसद देश का अभिमान है, देश की गरिमा है। इसी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किसकी क्या इस पूरे मामले में है दलील, और कितनी दलील जनता को समझ में आती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किसको इस विपक्ष वर्सेस संसद पर, विपक्ष वर्सेस जो सरकार है, इसमें किसका फायदा किसका नुकसान होता यहां नजर आ रहा है। हमारे जो इस वक्त मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबका तारुफ आपके साथ करा देता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में गीता भट्ट जी जुड़ रही हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी जुड़ रहे हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं, अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। और स्टूडियो में हमारे साथ नीरज मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। और साथ ही साथ रिजू दत्ता साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टीएमसी के स्पोक्स पर्सन हैं। वो स्टूडियो में नहीं है इस वक्त, हमारे साथ सैटेलाइट लिंक पर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मुकाबला में। तो सबसे पहले नीरज जी आपसे शुरू करते हैं, और आपका 1 मिनट, क्यों बहिष्कार विपक्ष इसका कर रहा है, इसकी लड़ाई क्या 2024 के परिप्रेक्ष्य में देखी जाए शुरू होता है अब? देखिए अंकित जी, ये जो लोकतंत्र के मंत्र का जो अनावरण होना है, और उस पर जो आज एक सवालिया निशान खड़ा हो गया कि क्यों देश के प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने इसके नींव रखने समय जब देश के राष्ट्रपति महामहिम कोविंद साहब थे, उनको नहीं बुलाया, और आज जब इसका अनावरण होना है तो क्यों देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को वो नहीं बुला रहे हैं। तो इस पर एक सवाल उठता है। और हम लोग बार बार ये कहते हैं कि इस देश के अंदर एक संविधान है जो जीती जागती एक ऐसी किताब, एक ऐसा ग्रंथ है जो सारे सवालों के जवाब देती है। जब उसमें आर्टिकल 79 को आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, देश की जो सरकार है, देश का जो संविधान कहता है, वो राष्ट्रपति जी और साथ में सदन, वो लोकसभा का और राज्यसभा का, ये तीनों मिलकर देश की संसद को बनाते हैं। हमारा और विपक्ष के बाकी दलों का सीधा सीधा ये कहना है कि आप संविधान के तहत चलिए, देश के राष्ट्रपति जी को आप बुलाइए, आप देश के जो द्वितीय नागरिक हैं, जो उपराष्ट्रपति जी। 1 मिनट यहां पर पूरा हुआ। शहजाद, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब।
ये एक ऐतिहासिक क्षण है हमारी लोकतांत्रिक जीवनी में, जब एक टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बन रहा है, पर कांग्रेस पार्टी मदर ऑफ हिपोक्रेसी के रूप में सामने फिर से आ चुकी है। जब अपने कार्यकाल में मनमोहन सिंह जी विधानसभाओं के असेंबलीज को इनॉग्रेट करते थे, मणिपुर हो गया, तमिलनाडु हो गया, सोनिया गांधी जिसकी कोई संवैधानिक पद नहीं थी, वो छत्तीसगढ़ की उद्घाटन शिला पर उनका नाम हो, तब वो सारा चीज चमत्कार होता है। इंदिरा गांधी जी राजीव गांधी करे तो चमत्कार होता है, और आज जब स्पीकर न्योता दे प्रधानमंत्री मोदी को तो वो गुनहगार हो जाते हैं। और आज ही ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था जहां पर आर्टिकल 79 पर भी बहस हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उनके शब्द है कि संवैधानिक जो एक सत्र होता है उसकी तुलना एक समारोह के कार्यक्रम से नहीं की जा सकती है। समारोह का कार्यक्रम जो सार्वजनिक होता है वो एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है, उस लिहाज से ये संवैधानिक तौर पर भी सही है। पर मेरा सवाल यह है कि जो इनका नया प्रेम है राष्ट्रपति के प्रति, तो पहला उनका संबोधन उन्होंने उसका विरोध किया, राष्ट्रपत्नी कहा, जिस प्रकार से उन्होंने एक कैंडिडेट दिया उनके खिलाफ और चुनाव लड़वाया, और जिस प्रकार की टिप्पणियां आज भी वो करते हैं, यहां पर खत्म होता है। शहजाद विनोद जी, किस तरीके से इसको पूरा देखा जाए? आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। देखिए, अब ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है। दरअसल बनना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि देश की संसद का 90 साल बाद पुरानी इमारत की जगह नई इमारत बन रही है, उसकी नींव प्रधानमंत्री जी ने रखी, और ऐतिहासिक बड़े समय से वो बनकर तैयार हो गई अपने लक्ष्य के हिसाब से। तो मुझे लगता है बहुत बेहतर तो ये होता कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और नेता विपक्ष, ये पांचों मिल होते और इनकी उपस्थिति में उद्घाटन होता और शिलापट पर सबके नाम होते। पहले राष्ट्रपति जी का होता, फिर उपराष्ट्रपति जी का होता, फिर प्रधानमंत्री जी का होता, और उसमें ये दर्ज होता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इसका शिलान्यास हुआ, उन्हीं के कार्यकाल में इसका उद्घाटन इन लोगों ने किया, तो बहुत अच्छी तस्वीर जाती और तब शायद ये विवाद भी नहीं होता। लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है विपक्ष को मुद्दा उठाने के साथ बहिष्कार नहीं करना चाहिए था। मुद्दा उठा दिया आपने, अपने आपत्ति दर्ज करा दी, और उसके बाद अपने प्रतिनिधियों को आप भेजते, और अगर ज्यादा आपको राजनीति करनी थी तो अपने दलित और आदिवासी नेताओं को भेजते वहां पर, लेकिन बहिष्कार न करते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि ये मामला ऐतिहासिक है और दलगत राजनीति से ऊपर है। गीता जी, आपके 1 मिनट शुरू होते हैं अब। अंकित जी, सच में भारतीय लोकतंत्र का ये एक बड़ा स्वर्णिम क्षण है, गौरवपूर्ण क्षण है, जब हमारी जो है नई संसद का जो है उद्घाटन होने वाला है। ऐसे समय में कुछ विपक्षी दलों ने, मैं तो कहूँगी एक प्रकार का ये षड्यंत्र है, जब आप बार बार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो देश के प्रथम नागरिक है उसको आप जो लोकतंत्र में जो हमारा मंदिर है, जो हमारी संसद है, उसमें जो सर्वोच्च नेता होता है उसके सामने खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि स्थिति बिल्कुल अगर आप देखें तो, अगर मानसिकता इन विपक्षी दलों की देखें तो वो बिल्कुल इससे उलट है। जिन्होंने कि अपना, जब राष्ट्रपति का जब चुनाव होना था, अगर उन्हें एक जनजातीय महिला के लिए इतना सम्मान था तो उस समय क्यों नहीं सर्वसम्मति से उन्हें राष्ट्रपति क्यों नहीं बनाया गया? सभी विपक्षी दल सर्वसम्मति से उन्हें, एक इतना महान क्षण है हमारी, और अगर आप देखें जहां पे एक जनजातीय समाज की महिला को प्रथम नागरिक आज हमारी देश की हैं, तो ऐसे समय में किस प्रकार से यशवंत सिन्हा जी को आप वोट डालने के समय तो आपने एक वहां पे एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया। आपका 1 मिनट अभी यहां खत्म होता है। रिजू दत्ता साहब, आपका 1 मिनट मुकाबला में शुरू होता है अब। संसद भवन का जो इनॉग्रेशन है वो राजनीतिक मुद्दा बन गया है, पर राजनीति किसने की इस पे? बीजेपी ने। आज हमारे संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन कर सकते हैं, और संसद भवन का उद्घाटन आप प्रधानमंत्री जी से करवाएंगे। ये तो दलित का भी अपमान है, आदिवासी का अपमान है, और लोकतंत्र का भी अपमान है। और जिस लोकतंत्र की मंदिर की बात चल रही है, उस लोकतंत्र के मंदिर में 20 विपक्षी दल ही नहीं है, तो कहां का लोकतंत्र? तो अपमान तो बीजेपी कर रही। असल बात यह है ना कि ये मोदी जी का किया कराया नहीं है। ये जो बीजेपी पार्टी है, ये अभी मोदी जी के लिए एक बैंड बाजा बारात वाली इवेंट कंपनी बन गई है, और इसके चलते प्रधानमंत्री का स्तर भी ये लोग गिरा रहे हैं, और राष्ट्रपति का स्तर तो ये लोग गिरा ही चुके हैं। इसमें राजनीति होनी नहीं चाहिए थी, पर ये पूरी राजनीति की है बीजेपी ने अपने फोटो के लिए, फोटो मैनेजमेंट के लिए। 1 मिनट आपका भी अब समाप्त होता है। तो आपने मुकाबला में जो पहला वार है सबकी अपनी अपनी पोजीशंस का इस मुद्दे पर, वो सुन लिया। अब इस पे चर्चा और विस्तार से करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे, तीखे सवाल पूछेंगे, और उनके जवाब से ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये नौबत आ गई कि 20 विपक्षी दल बाहर खड़े हैं, और अब आरोप ये लग रहा है एक दूसरे के ऊपर कि ना सिर्फ राष्ट्रपति बल्कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा भी गिराई जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद शुरू करते हैं मुकाबला।
मुकाबला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले नीरज जी मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, पीडीटी आचार्य जो हैं वो बहुत जाने माने नाम है उनका, कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेंट के एक्सपर्ट हैं। उनका कहना है कि पार्लियामेंट और पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है उसमें फर्क होता है। पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है उसमें राष्ट्रपति सबसे ऊपर है, लेकिन जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है कम से कम जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है उसके हिसाब से क्लियरली जो एग्जीक्यूटिव के है यानी कि सरकार है उसके अंतर्गत वो बिल्डिंग आती है। तो ये सवाल राजनीतिक नैतिकता का तो हो सकता है, लेकिन इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद की गरिमा और राष्ट्रपति के पद की गरिमा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी क्यों बता रही? देखिए, ये बात तो हमने भी कही, क्योंकि जैसा शहजाद जी कह रहे थे कि कभी राजीव जी ने, इंदिरा जी ने एक एक हिस्से का इनॉग्रेशन किया था, तो हमने भी यही बात कही कि वो जो हिस्सा था वो सरकार की कार्य प्रणाली को समर्थन देने के लिए हिस्सा बनाया गया था। ये पहली बार आजाद भारत में एक नया संसद बन रहा है और उस संसद की जो गरिमा है वो संसद के साथ साथ राष्ट्रपति जी की, उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के चेयरमैन है, जो नेता सदन है प्रधानमंत्री जी, और जो नेता सदन राज्यसभा में पीयूष गोयल जी, इन सबको साथ लेकर चलना चाहिए था। और वैसे भी अंकित जी एक बड़ी बात यह है कि जो संसद का जो पटल है वो सरकार से ज्यादा विपक्ष का मंच है। आज विपक्ष की बातों को जिस तरीके से दबाया जाता है, विपक्ष को जब बोलने नहीं दिया जाता, उनकी बातों को उमिट कर दिया जाता है, तो ऐसे संसद के सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है। तो बहिष्कार करके आपकी बात ज्यादा ऊंचाई से सुनाई पड़ेगी। देखिए अंकित जी, बात सच्चाई तो यही है, क्योंकि हम लोग हर बार मंच तलाशते हैं कि किस मंच पर जाकर हम देश के सामने जो चुनौतियां हैं, आज 9 साल पूरे हो रहे हैं, इस सरकार ने उन 9 साल में जो 9 सवाल हमने पूछे उन पर जवाब कभी नहीं दिया। इसी मंच से हम लोग चाहेंगे कि कम से कम ये बात तो हो। शहजाद, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोपराइटी की बात आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल स्पष्ट है कि उसमें ऐसा कोई इलीगैलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इतना ऐतिहासिक एक क्षण है, इसी पार्लियामेंट के अंदर जो एक अपर हाउस है उसके चेयरमैन के तौर पर उपराष्ट्रपति भी हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को यह बात नहीं सोचनी चाहिए कि राष्ट्रपति भी, जैसे विनोद जी भी पहले कह रहे थे, राष्ट्रपति भी उसमें शामिल हों, उनको निमंत्रण दिया जाए, उपराष्ट्रपति भी शामिल हों और बाकी सब लोग भी हों? मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगना और केवल कोई चीज वैलिड होना ये अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो हो रहा है सही है, पहली बात। दूसरी बात, मैं इसी पटल पे एक पूछना चाहता हूं, जो लोग कह रहे हैं ना कि विपक्ष का पटल होता है, सोनिया गांधी का छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा के भवन में, देखिए मैं पार्लियामेंट की एनेक्स और लाइब्रेरी का तो जिक्र ही नहीं कर रहा, छोड़ दीजिए उसको, सोनिया गांधी का कौन सा पद था सिवाय कि वो एक सांसद थी, या राहुल गांधी का जो अब तो डिस्क्वालिफाइड है, उनका नाम इस उद्घाटन शिला में कैसे है? पर आपको नहीं लगता जो राष्ट्रपति की पूरी नैतिकता, पॉलिटिकल मोरालिटी इस बात को जरूर तस्दीक देती कि अगर उनको भी बुलाया जाता, राष्ट्रपति भी वहां पर होते? देखिए बहुत अच्छी बात है, आपने कहा कि 19 दलों ने यह बात रखी है, आप उन 25 दलों का जिक्र क्यों नहीं कर रहे जो कह रहे कि जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है? और उसमें कौन है? नॉन एनडीए के लोग हैं। टीडीपी हमारे साथ है क्या? हाँ। अकाली हमारे साथ है क्या? आपने एक एग्जांपल अभी शहजाद दिया, बीजेडी हमारे साथ है क्या? आपने बात, अंकित जी, जिस आपने कहा, मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सवाल है, आपने अभी एक एग्जांपल जो सोनिया गांधी का दिया और उससे पहले भी आपने कहा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर भी आपने 3-4 एग्जाम्पल दिए थे, आप मानते हैं कि वो गलत था? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। हाँ। आपको मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आप जो कांग्रेस अपने मापदंड तय कर रही है तो फिर वो अपने मापदंड से बताए कि जो मनमोहन सिंह ने किया सही था, गलत था। अगर कांग्रेस ने वो गलत किया तो बीजेपी को पार्टी विद द डिफरेंस नहीं कहा। आप उस पर सवाल तभी उठा रहे हैं ना, एग्जांपल्स तो आप इक्वेट करने के लिए कोट कर रहे हैं। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैंने तो एक शब्द, अगर मैंने उस पूरे प्रक्रिया को गलत कहा हो तो मुझे बता दो, रिवाइंड कर। आपने कहा आप उसको एग्जांपल इक्वेट करने के लिए कर रहे हैं कि विपक्ष की अगर ये दलील है तो हमारी ये दलील है। मैं ये उस दलील को अगर वो सुन तो लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए। अगर वो दलील गलत है, अगर वो दलील गलत है तो ये दलील सही कैसे? नहीं, मैं आपको ये कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब उस समय उन्होंने मणिपुर की असेंबली का इनॉग्रेशन किया या चेन्नई में तमिलनाडु की असेंबली का किया, वो उनका अधिकार बनता है, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के स्थापित मापदंडों के हिसाब से क्या गवर्नर का उसमें या राष्ट्रपति का उसमें अपमान हुआ क्या? विनोद जी, ये दोनों तरफ से जब ये आप आर्ग्यूमेंट सुनते हैं तो जो बात आती है कि प्रॉपर्टी की, तो फिर कांग्रेस को भी ये सोचना होगा कि पहले अगर वो इम्प्रॉपर था तो अब कैसे ठीक हो गया, और बीजेपी अगर उसका एग्जाम्पल कोट करती है तो उनको भी समझना होगा वो तो अलग पार्टी है, उनके मापदंड बिल्कुल अलग हैं, तो उनको तो अलग मापदंड स्थापित करना चाहिए। क्या ये सिर्फ प्योर ईगो की राजनीति इस वक्त होती दिखाई पड़ रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि
कांग्रेस ने जो उस समय किया वो गलत है या सही है, ये इस पर क्या कहा जाए। लेकिन ये जरूर अगर कांग्रेस ने उस समय ये किया तो आज अगर बीजेपी ये कर रही है तो दोनों चीज़ों को सही मान रहे होंगे, तभी कर रहे हैं कि वो भी सही था ये भी सही है। भाई उन्होंने किया तो शहजाद भाई खुद ही कह रहे हैं मैंने उसको गलत नहीं कहा, तो इसका मतलब वो सही था और ये भी सही है। तो एक तरह से, लेकिन मुझे लगता है कि फॉलो नहीं करना चाहिए। मैंने जो शुरू में कहा अपने वक्तव्य में कि बेहतर होता, क्योंकि ये एक विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए था। ये इसमें विपक्ष को भी थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और सरकार को भी एक उदारता दिखानी चाहिए थी। ये मेरा खाली कहने का मतलब था। तो ये मुद्दा इस तरह से विवाद का विषय नहीं बनता और एक बड़े हंसी खुशी के साथ ये एक ऐतिहासिक मौका हमारे सामने आता। अब कैसा होगा, सब कार्यक्रम होगा, जोर शोर तरीके से होगा, प्रसारण होगा, हम सब लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन वहां वो 20 दलों के प्रतिनिधि नहीं होंगे। मैं ये कहूंगा अगर इसको थोड़ा समय, विपक्ष जो बिल्कुल किसको कहते हैं कि शैया पे पड़ा हुआ था, मृत्यु शैया तो नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब शैया पे तो आदमी सोता भी है, तो शैया पे पड़ा हुआ था, उसमें भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लगातार एक जान आई और कर्नाटक ने उसमें और जान फूंक दी। जो अभी ये शहजाद भाई ने कहा या गीता जी ने कहा कि जब चुनाव हो रहे थे राष्ट्रपति के, तब विपक्ष ने विरोध किया था और अपने कैंडिडेट यशवंत सिन्हा को वोट दिया था इन सारे दलों ने। तो अब जो है आप कैसे दलित जो आदिवासी महिला का वो सवाल उठा रहे हैं, आदिवासी महिला तो एडवांटेज में इनको मिल गया विपक्ष को, क्योंकि द्रौपदी जी आदिवासी हैं। मान लीजिए गैर आदिवासी कोई राष्ट्रपति होता, कोई पुरुष होता, तो भी विपक्ष ये उठाता, क्योंकि राष्ट्रपति का मुद्दा ऐसा है और कि ये एक पब्लिक को सेंटीमेंट में टच करता है। और राष्ट्रपति चुनाव एक अलग प्रक्रिया है। अब जो राष्ट्रपति हैं उनको अगर लेकर वो कुछ बात कह रहे हैं तो वो दोनों एक अलग अलग प्रक्रिया है। लेकिन रिजू दत्ता, आपने सुना शहजाद क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि ये देखिए कहीं ना कहीं कुल मिलाकर मौका परस्त राजनीति की ओर वो इशारा कर रहे हैं। ममता बनर्जी और आपकी पार्टी हमेशा फेडरलिज्म पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करती है। आपको नहीं लगता कि इस वक्त सिर्फ कांग्रेस के पीछे इस पूरे मामले पे खड़े होना, जो आप जिस तरीके से टीएमसी खड़ी है, वो क्या सिर्फ 2024 के चुनाव को देखकर खड़ी हुई है? अपना आपका कोई स्टैंड इसमें दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा, ऐसा आपके ऊपर आरोप है? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस के पीछे हम खड़े नहीं है, और कांग्रेस से पहले सबसे पहला विपक्षी दल जिन्होंने अनाउंस किया था ट्वीट करके, हमारे राज्यसभा के लीडर डेरेक ओब्रायन सर ने, कि हम ये इनॉग्रेशन को बॉयकॉट करते हैं। तो उसके बाद सारे विपक्षियों ने एकजुट मिलकर ये डिसीजन लिया, पहली बात। दूसरी बात, मेरे कोलीग हैं शहजाद के साथ मेरे 1000 से भी ज्यादा डिबेट हो गया, और वो अभी कह रहे थे कुछ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के बाद, और मैं जानता हूं शहजाद को बहुत अच्छे से पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पता है। तो इस बार तो मेरे पास भी कुछ आंकड़े हैं। अभी बीजेपी के शासनकाल में बिल पास होते हैं 9 से 11 मिनट में, 14 मिनट में नहीं, उससे भी कम, 9 से 11। पहले 7 से 8 बिल जाती थी स्क्रूटिनी में, अभी जाती है 2 से 3। अभी पहले ऑर्डिनेंस आता था 1 या 2 के ऊपर, अभी ऑर्डिनेंस आते हैं 5 या 6। और कृषि कानून कैसे लागू हुआ था पूरे देश जानता है, कृषि कानून वापस कैसे लिया गया था वो भी पूरा देश जानता है। तो ये जो लोकतंत्र का मंदिर को लेकर इतना बड़ा इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, तो वहां पर ही तो लोकतंत्र का दिन दहाड़े रोज अपमान हुआ है। क्योंकि आपने शहजाद का नाम लेके अपनी पूरा वक्तव्य रखा, शहजाद ने कुछ क्या दिखा रहे हैं आप? ये तस्वीर उस समय की है जब इंडिपेंडेंस डे का समारोह था और आदरणीय ममता बनर्जी जी ने प्रोटोकॉल को ब्रेक करते, क्योंकि उनको गवर्नर पसंद नहीं थे और कई बार उन्होंने गवर्नर का किस प्रकार से इंसल्ट किया, कई बार गवर्नर नमस्कार करते थे तो उसका जवाब नहीं देती थी, चल देती थी। आज वो लोगों से मुझे प्रोटोकॉल और प्रोप्राइटी की लेसन्स लेने पड़े, तो ये तो ऐसे हो गया 100 चूहे खाकर टीएमसी और टीएमसी का बिल्ली जो है वो हज को चला। मतलब ये एक सेकेंड, अब सर रिजू जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, रिजू जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप तो बड़े वरिष्ठ सम्मानित है। दूसरी बात, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, आप अभी सर की जो बात थी, हमने कई पहल की, संविधान दिवस की पहल की गई, सबको सम्मानित तरीके से बुलाया गया, कोई नहीं आया। बॉयकॉट उसका क्या करने का आवश्यकता थी? आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को हम लोग जो है उनके योगदान को नमन करते हैं, एक दिन इन्होंने नहीं मनाया। स्वच्छ भारत अभियान, क्या ये केवल एक प्रदेश या दूसरा प्रदेश या बीजेपी कांग्रेस के लिए स्वच्छ हो रहा है? शशि थरूर छोड़कर, जिनको तो उन्होंने अलग ही कर दिया एक तरीके से, उनके अलावा और कोई कांग्रेसी जुड़ा नहीं। शहजाद, आपको नहीं लगता क्योंकि इतनी बड़ी बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार खुद पहल कर लेनी चाहिए थी, एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला लेनी चाहिए थी, उस पर बात कर लेनी चाहिए थी? देखिए ऐसा है, ये प्रधानमंत्री का विषय होता तो वो करते, ये स्पीकर का विषय है भाई साहब, ये स्पीकर ने तय किया। अगर स्पीकर ने तय किया तो मैं स्पीकर को गाइड नहीं, स्पीकर मेरी पार्टी से नहीं है, स्पीकर इज इंडिपेंडेंट। प्रधानमंत्री वहां पर
चीफ गेस्ट के तौर पे जा रहे हैं तो वो भी एक पहल कर सकते थे। अंकित जी, क्योंकि आप भी बहुत जाने माने और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है और आपकी मासूमियत में जो सवाल दागे रहते हैं उसको भी मैं बाप लेता हूं। ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम स्पीकर की तरफ से। आप ये सारे सुझाव स्पीकर को दीजिए जरूर, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप स्पीकर को अभी भी पहुंचा सकते हैं। गीता जी, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप ये देखेंगी जिस तरीके से ये बताया, जैसे आपने भी कहा राष्ट्रपति का पहले इन्होंने एक कैंडिडेट भी खड़ा कर दिया, पर वो तो प्रक्रिया है गीता जी। हमारे संविधान के अंदर, इस लोकतंत्र में आपको विपक्ष को पूरी अनुमति है कि वो राष्ट्रपति के खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ा करें। उसके जीतने के बाद अगर उनको लगता है कि अब राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है तो कांग्रेस उसको अगर उठा रही है, बाकी विपक्ष उठा रहे हैं, उसमें गलत क्या है? देखिए अंकित जी, आपने स्वयं ये कहा कि संवैधानिक तौर पर इसमें कोई गलत चीज नहीं हो रही है, और अभी पूनावाला जी ने भी बताया कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इसको खारिज कर दिया, जो PIL लगाने का प्रयास कर रही थी कि विपक्ष के दल। परंतु विषय ये है कि जिस मौलिक और नैतिक आधार पर यह प्रश्न उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उस मौलिक और नैतिक आधार पर विपक्षी दल खुद कितने खरे उतर रहे हैं। आप TMC के प्रवक्ता यहां बैठे, इनसे पूछिए, इनके मंत्री अखिल गिरी जी ने कितनी अभद्र टिप्पणी जो है मुर्मू जी के लिए करी थी, उनके वो किस प्रकार दिखती है, इस पर उन्होंने टिप्पणी इन्होंने क्या एक्शन लिया ऐसे मंत्री के ऊपर, आप बताइए। तो ये जो विषय है, ये विषय महत्वपूर्ण है। दूसरी बात एक बात ये मैं कहना पाऊंगी, आज जब पूरे विश्व भर में, अभी देखिए प्रधानमंत्री पूरे विश्व का दौरा इतने देशों में होकर आए हैं, जितना उनको सम्मान वहां मिला है, वो सम्मान सिर्फ उनका सम्मान नहीं है, इस भारत देश का भी सम्मान है। बिल्कुल। तो इस विषय को लेकर वहां तो सारे विपक्ष के दल, पूर्व प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए आए। यही बात प्रधानमंत्री जी ने उतरते ही कही। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा कि देखिए वहां पर जब हमारा रिसेप्शन था तो वहां पर विपक्ष भी साथ में खड़ा हुआ था। क्या विपक्ष को, आपको ऐसा नहीं लगता कि ठीक है, जैसे विनोद जी कह रहे थे, आपकी असहमति हो सकती है, आप अपनी असहमति दर्ज कराते, लेकिन एक ऐसा तो है नहीं कि कल जब इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर लेजिस्लेटिव बिजनेस होगा तो कांग्रेस तब भी बाहर खड़ी रहेगी, उन्हीं बेंचेस पे आपको जाके बैठना पड़ेगा जिसको आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 तारीख को उद्घाटन करेंगे। हमें तो लगता है अंकित जी कि जैसे 2000 का नोट ये 7 साल नहीं चला पाए, नई संसद के अंदर शायद 7 महीने ना चल पाए, उसके इतर 2 भ्रमात्मक बातें अभी कही गई हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस PIL के ऊपर अपनी टिप्पणी की, एक तो सबसे पहली बात यह है, उसमें जो याचिकाकर्ता था उसको ये उन्होंने अलाउ किया कि वो उस याचिका को वापस ले सकते हैं, उसे डिसमिस नहीं किया। और कोर्ट ने क्या कहा कि संविधान के आर्टिकल 32 के अंदर जो रिट पिटिशंस को डील करता है, हम इसको उसके अंडर नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, उन्होंने इसको ऐसा नहीं कहा कि हम इस याचिका को खारिज करते हैं, ये याचिका दोबारा लाई जा सकती है। और वो अब आप पे ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप जो देश का जिस तरीके से जो हमारी संस्कृति है, शिंगोल को लेकर वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आप अपमान कर रहे हैं उसका। देखिए अंकित जी, मैं आपको दिखाता हूं, जयराम रमेश साहब ने तो यह कह दिया कि ये तमिलनाडु में अब चुनाव के लिए 24 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, यह आज के एक लीडिंग अखबार की एक खबर है जिसकी हेडलाइन है कि एविडेंस थिन ऑन गवर्नमेंट्स क्लेम अबाउट द सेंगोल। इसके अंदर साफ साफ लिखा गया है, क्योंकि तमिलनाडु की ये बात कर रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उनसे सवाल पूछे गए कि आपके पास क्या तथ्यात्मक जानकारी है कि इस सेंगोल का जो राजशाही के अंदर जिस तरीके से हस्तांतरण होता था उससे कोई लेना देना है। तो उन्होंने कहा हमने आपको एक डॉकेट दिया है, उस डॉकेट के अंदर यह निकला कि व्हाट्सएप के माध्यम से इन लोगों ने एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनाई और उसके अंदर जवाब दिया। तो व्हाट्सएप के तथ्यों के ऊपर, और एक जो ये रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, एस गुरुमूर्ति जी की क्या पृष्ठभूमि है, उन्होंने पीछे डिमोनेटाइजेशन पे भी भाजपा के लिए ने भी आकर सीधा सीधा इसका विरोध किया है। वो कह रहे हैं आप गलत कह रहे हैं। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि ये राजशाही नहीं है, हम लोग तो कहते हैं कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर ये राजशाही के जो नुमाइंदे और जो राजशाही की जो पुरानी जो रिवाज हैं उसको हम क्यों लेकर जाएं। यही तो वजह थी कि तो नेहरू जी ने 1947 में न्यायदंड को वापसी एक संग्रहालय में रखवा दिया। वो हमारे इतिहास का एक बड़ा पार्ट है, लेकिन उसको हम लोगों को लोकतंत्र के नजरिए से बोलना चाहते हैं। मैं नीरज जी का एक एक करके जवाब दूंगा। इन्होंने एक अखबार को कोट किया है, ये हिंदू अखबार की बात कर रहे हैं। उसी हिंदू अखबार का मैं आपको 1947 का संस्करण लाया हूं, और उन्होंने इसके बारे में ट्वीट भी किया था, और पढ़िए। On 11th August 1947, Hindu reported about gold scepter being presented to Pandit Nehru to represent power, transfer of power from British.
दिस वॉज देन केप्ट इन अ म्यूजियम इन इलाहाबाद, फलाना फलाना। ये हिंदू की रिपोर्ट है। हिंदू की रिपोर्ट छोड़ दीजिए, एक सेकंड गीता जी, सिर्फ एक सेकंड। ये एक रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट जो है, ये गुरुमूर्ति की रिपोर्ट नहीं है। ये रिपोर्ट है HR&CE पॉलिसी नोट ऑफ 21-22 पब्लिश्ड बाय DMK गवर्नमेंट, और उसमें एक वाक्य पढ़कर सुना रहा हूं। वो कहते हैं कि ये जो किया गया था, ये हैंड ओवर किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, एंड दिस सिग्निफाइड द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन टू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये DMK की सरकारी दस्तावेज में है। ठीक है, यदि मैं इस पे झूठ बोल रहा हूं, क्या कि उस डॉकेट के अंदर एक व्हाट्सएप हिस्ट्री करके कुछ, मेरी बात सुनिए, ऐसा है कि इनको तो प्रभु राम भी काल्पनिक लगते हैं, तो सेंगोल का भी इतिहास काल्पनिक लगना लाजमी है। व्हाट्सएप हिस्ट्री का मेरी बात तो सुनिए ना, वोट बैंक की राजनीति में जो इस प्रकार से प्रभु राम को काल्पनिक कहे, उनको सेंगोल भी काल्पनिक सवाल का जवाब तो दे दीजिए। उस डॉकेट में व्हाट्सएप, उस डॉकेट में जो कुछ लिखा है, उस डॉकेट के बदले आप देखिए कि हिंदू की अखबार में और DMK के अखबार में, DMK की रिपोर्ट में क्या लिखा है। सरकार ने पहले, या निर्मला सीतारमण जी ने वो डॉकेट देने से पहले इस पे, इन सब चीजों देखिए, मुझे इसमें ये डॉकेट जो ये तथाकथित रूप से क्लेम कर रहे हैं, मैंने उस डॉकेट को नहीं देखा है। ठीक है, क्योंकि मेरी तरफ से, हमारी तरफ से अमित शाह जी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें कोई डॉकेट नहीं था, तो मुझे नहीं पता ये कौन से डॉकेट की बात कर रहे हैं। पर मैं जो आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूं, DMK की सरकार का और हिंदू 1947-11 अगस्त का, दोनों एस्टैब्लिश फैक्ट है। दोनों एस्टैब्लिश फैक्ट है। ये डॉकेट है, इनके पास शहजाद जी की बात को ही जोड़ना चाहूंगी। टाइम मैगजीन 25 अगस्त 1947 के टाइम मैगजीन में जब भारत की स्वतंत्रता के ऊपर वहां एक जो है खबर छपी है पूरे पेज पर, कि वो देखा जा सकता है, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। वहां पर भी इस सेंगोल का के विषय में वहां पर भी बात करी गई है कि वहां क्या क्या प्रक्रियाएं हुई जब नेहरू जी ने जो है प्रधानमंत्री का पद संभाला, तो वहां भी ये बात लिखी गई। रिजू दत्ता बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। रिजू दत्ता, शहजाद आपको बोल रहे थे कि TMC से अगर सीखने लगेंगे प्रॉपर्टी की बात, तो शायद हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो आप पे आरोप लगा रहे हैं आपने कभी गवर्नर को उतनी, पद को उतनी गरिमा नहीं दी, अब आप राष्ट्रपति के लिए परेशान हैं। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि शहजाद के बात पे ही, कि अगर वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने 15 अगस्त को गवर्नर को इज्जत नहीं दी और उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा, तो इससे दर्शाता है कि ममता जी और गवर्नर के बीच का क्या रिश्ता था। तो उसी तरीके से क्या आज नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति का अपमान कर रहे और उनकी गरिमा को नीचे कर रहे क्योंकि उनका रिश्ता अच्छा नहीं? तो आप स्वीकार रहे आपके रिश्ते अच्छे नहीं थे गवर्नर से? आप एक अधिकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये बड़ा डिस्क्लोजर है हमारे लिए। नहीं, पर इसमें क्या डिस्क्लोजर है? ममता बनर्जी तो उस पर लेकर नहीं, पर उनके अधिकृत प्रवक्ता के द्वारा इस पर गर्व करना, ये बात कहते रही, छोटा सा बुलाने की मांग की थी। जी जी, मैं बाहर हूं, रिजू दत्ता साहब अपनी बात खत्म कीजिए, छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे। हाँ, और मैं शहजाद का डिस्क्लोजर मांग रहा है। मैं तो ओपनली कह रहा हूं कि जब जगदीप धनखड़ जी हमारे यहाँ के राज्यपाल थे, वो यहाँ पर राज्यपाल से ज्यादा बीजेपी के पार्टी लीडर आज एक राष्ट्रपति है। आज वहां उनका सम्मान करता हूं, पर वो जब यहां पर थे वो क्या कर रहे थे, वो पूरे देश के समक्ष है, कोई नया बात। ठीक है, छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक लेके वापस आते हैं। मुकाबला में जो आखिरी राउंड है, एक आखिरी पंच जिसे कह लें, सबके लिए एक और मौका मिलेगा। वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। नई संसद पर सत्ता वर्सेस विपक्ष, क्या मायने और क्यों ये लड़ाई, इस पर चर्चा चल रही है इस वक्त मुकाबला में। मैं सबसे पहले शहजाद एक बार आपसे फिर शुरू करूंगा और उसके बाद फिर एक एक करके अपने बाकी मेहमानों पर जाऊंगा। आप पर यह आरोप भी साथ साथ लगता है कि कांग्रेस, बीजेपी की यह आदत बन गई है प्रोटोकॉल को इस तरीके से तोड़ना। जब नेशनल म्यूजियम का, नेशनल वॉर मेमोरियल का माफ कीजिएगा, जब उद्घाटन हुआ था, तो देश की आर्म फोर्सेस की कमांडर इन चीफ हैं राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति वहां पर उद्घाटन के लिए मौजूद नहीं थी। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। वो कह रहे हैं कि तब भी आपने अपमान किया था, उसी को अब आप आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्योंकि विनोद जी हमारे साथ बैठे हैं, रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट की अगर पॉइंट शुरू हुआ तो वो तब हुआ जब किस प्रकार से आधी आधी रात में और किस किस अवस्था में प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी के अलग अलग साइन किए गए थे, उसका तो चित्रांकन भी किया गया है कि कैसे किया गया। मैं दो सवाल पूछ के छोड़ देता हूं सेंगोल के विषय में। पहले, क्योंकि ये तमिलनाडु और भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, क्या ये सब कुछ फर्जी है, ये मानते हैं अधिकृत रूप से? और दूसरा, ये वही जयराम है जिन्होंने 2012 में कहा था प्रायोरिटी है नया पार्लियामेंट। मीरा कुमार जी ने कहा था, आज उसको वैनिटी कहते हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने इसमें दे दिया आपको जवाब। आपका जवाब आ गया इसमें नहीं आया। आपने कांग्रेस पे सवाल उठाए
कमांडर इन चीफ का हक नहीं बनता था वॉर मेमोरियल का, जो हमारे मारे गए सैनिक हैं उनके लिए समर्पित किया गया? मैं आपको पूछता हूं, फिर दूसरी बात आपसे पूछता हूं। जब प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, और तब तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंबेडकर जी की, राजेंद्र प्रसाद थे। कितने इनॉग्रेशन राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ से करवाए? एक सेकंड, राजेंद्र प्रसाद फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, कितने इनॉग्रेशन करा, जरा बता दीजिए। सवाल का जवाब नहीं दिया। अरे बता दीजिए, अरे एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो होता है। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कमांडर इन चीफ का हक नहीं बनता था कि वॉर मेमोरियल के उद्घाटन का? मैं आपको उसका जवाब ही दे रहा हूं। आप जवाब नहीं दे रहे, आप बता रहे हैं कांग्रेस ने क्या किया। कमांडर इन चीफ की कॉन्स्टिट्यूशनल भूमिका यह होती है कि वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस के नाते जब हम लोग वॉर या जो बाकी प्रोक्लेमेशन करते तो वो उनके हस्ताक्षर से होता है। अच्छा। पर जब एक कोई मेमोरियल बनता है, बिल्डिंग बनता है, तो वो तो एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत प्रधानमंत्री करते हैं। इन्होंने भी किया है, अगर नहीं किया तो नीरज जी अंत में इतने आपके, क्योंकि चेकर्ड हिस्ट्री है जिसको कहा जाता है कि अब आप सवाल उठा रहे हैं तो बीजेपी को आसानी मिल जाती है बताने में आपने क्या क्या किया। अब हमसे सवाल उठाने वाले होते कौन है? अंकित जी देखिए, जितनी देर हमने बहस की, मुद्दे के ऊपर अभी भी जवाब भाजपा ने नहीं दिया। मैं तो ये मानता हूं क्योंकि इनकी सरकार व्हाट्सएप से चलती है, तो व्हाट्सएप पर अभी बहुत तेजी से वायरल होता है, एक बात चल रही है जो कह रही है कि कहीं ना कहीं इस फैसले में मनुस्मृति की एक बू आती है। ऐसा जरूर है, क्योंकि जब उन्होंने इसका नींव रखी थी तब भी क्योंकि देश के अंदर एक दलित राष्ट्रपति थे, उनको नहीं बुलाया। आज एक जनजातीय महिला जो देश की राष्ट्रपति हैं, उनको आज अनावरण में नहीं बुला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात हमें दिखती है कि इनके अंदर आज भी वो मनुस्मृति के जो अवशेष है वो बिल्कुल जिंदा है। विनोद जी, मनुस्मृति से लेकर जातिगत राजनीति तक, राष्ट्रपति का नाम लेकर जातिगत राजनीति तक यहां पर बात आ गई है। क्या सीधा सीधा दिखता नहीं कि यहां पर अब जिस लोकतंत्र के मंदिर की हम बात कर रहे हैं, हम अपनी डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वहां पे सत्ता और विपक्ष जो है वो बिल्कुल दुश्मनों की तरह लकीरें खिंच गई हैं उसमें। दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि इस तरह से सत्ता और विपक्ष के बीच में जो है बिल्कुल प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि शत्रुता का व्यवहार हो। और मैं तो इस बात को आपका एनडीटीवी चैनल पे भी पहले भी कह चुका हूँ, प्रोमो में भी आपने मेरा स्टेटमेंट बहुत चलाया है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, देखिए जहाँ तक जातिगत राजनीति की बात है, मैं इनकी थ्योरी से सहमत नहीं हूँ जो कांग्रेस दे रही है कि मनुस्मृति की बू आ रही है और इसलिए नहीं बुलाया कि वो आदिवासी हैं या वो दलित थे। भाई उन दोनों को बनाया भी बीजेपी नहीं था, मोदी जी ने बनाया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को उन्होंने प्रत्याशी बनाया, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया। तो ये कहना कि इसलिए नहीं बुलाया, इसमें राजनीतिक मामला है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने बड़े जोर शोर से कहा था हमने एक दलित को बनाया, हमने एक आदिवासी को बनाया, तो उन्होंने उस जो उनकी जो सामाजिक पहचान थी उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की। अब उसी सामाजिक पहचान का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कांग्रेस पार्टी और विपक्ष कर रहा है। यानी दोनों एक दूसरे पर एक ही दांव इस्तेमाल कर रहे हैं। तो संसद की गरिमा की बात की है, 24 की तैयारी है, सारा खेल उसके लिए चल रहा है। गीता जी आपके पास आखिरी 30 सेकंड, उसके बाद रिजु दाता के पास जाऊंगा। यत्र नारिस्य पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह भी शब्द, ये शब्द जो हैं ये मनुस्मृति में लिखे गए हैं। ये मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहूंगी। विषय ये है जो नारी सशक्तिकरण की बात ये कह रहे हैं, 3 तलाक का जो बिल सरकार ला रही थी उसके खिलाफ जो विपक्षी दल खड़े हुए थे, वही विपक्षी दल हैं जो आज यहाँ खड़े होकर अब इस बात को कह रहे हैं, जो एक तरह का एक षड्यंत्र रच रहे हैं। ये आवश्यक ये है कि दलगत ये जो राजनीति है इससे ऊपर उठकर एक इतना ऐतिहासिक पल है, इसमें सबको आगे आकर इस जो उद्घाटन समारोह हो रहा है उसमें भाग लेना चाहिए। रिजु दत्ता, इतिहास में दर्ज होगा ये पल, और इस इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि कौन किस तरफ खड़ा हुआ था। तो क्या संसद सिर्फ बहाना है और आप लोगों का पूरा जो मिशन है वो 2024 निशाना है? संसद लोकतंत्र का जो मंदिर है, लोकतंत्र तभी लोकतंत्र कहलाया जाता है जब उसमें विपक्ष होते हैं। अगर विपक्ष नहीं रहा तो वो तानाशाह हो जाता है। तो 20 विपक्षी दल जो आज कल इसमें नहीं जा रहे हैं उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि किसी एक के फोटो के चलते लोकतंत्र का अपमान किया। 20 दल नहीं जा रहे हैं, 25 दल वहां पर पहुंच रहे हैं, 25 बनाम 20 की। क्या ये जो पूरी लड़ाई है यही खाका तैयार हो रहा है 2024 का? इसीलिए बार बार ये बात हो रही है कि कहीं ना कहीं जो बॉयकॉट है या बहिष्कार है वो शायद एक बहाना है 2024 के लिए। जो लामबंदी है वो इस वक्त ज्यादा जरूरी दिखाई पड़ रही है। अब बाकी इस मुकाबले में सबके तर्क सुनने के बाद जनता पर किसकी बात उन्हें ज्यादा समझ आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सारे मेहमानों का, और आप दर्शकों का भी। बने रहिए एनडीटीवी के साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।
ये पहली बार आजाद भारत में एक नया संसद बन रहा है और उस संसद की जो गरिमा है वो संसद के साथ साथ राष्ट्रपति जी की, उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के चेयरमैन है, जो नेता सदन है प्रधानमंत्री जी, और जो नेता सदन राज्यसभा में पीयूष गोयल जी, इन सबको साथ लेकर चलना चाहिए था। और वैसे भी अंकित जी एक बड़ी बात यह है कि जो संसद का जो पटल है वो सरकार से ज्यादा विपक्ष का मंच है। आज विपक्ष की बातों को जिस तरीके से दबाया जाता है, विपक्ष को जब बोलने नहीं दिया जाता, उनकी बातों को उमिट कर दिया जाता है, तो ऐसे संसद के सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है।